नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। चुनावी साल में राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जड़ी बूटी साबित हो सकता है। विपक्ष को एकजुट करने और सत्ताधारी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस एक बार फिर अपनी रणनीति को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी अब पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर चलने वाली है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में गांधी परिवार के किसी सदस्य के शामिल नहीं होने से लगता तो यही है, लेकिन क्या कांग्रेस विपक्षी एकता की डोर में अन्य दलों को जोड़ पाएगी? क्या कांग्रेस में हो रहे बदलाव उसे उसके मकसद में कामयाबी दिला पाएंगे? 'छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5 साल बाद कांग्रेस के 3 दिवसीय अधिवेशन का आगाज हो चुका है। अधिवेशन में संगठन में जान फूंकने और 2024 के रोड मैप को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। महाधिवेशन में कांग्रेस गठबंधन और चेहरे पर बड़ा फैसला कर सकती है। 2003 में पचमढ़ी में कांग्रेस ने सामान्य विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का प्रस्ताव पारित किया था। इसके साथ ही चुनाव से पहले चेहरा घोषित नहीं करने का भी पार्टी ने फैसला किया था। कांग्रेस को इसका जबरदस्त फायदा मिला और 2004 में अटल बिहारी की सरकार चली गई। मनमोहन सिंह कांग्रेस गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री बनाए गए, तो वहीं लगातार 2 आम चुनाव में मात खाने के बाद कांग्रेस फिर पुराने स्ट्रेटेजी की ओर लौट गई। पार्टी कई राज्यों में नए सिरे से चुनाव पूर्व गठबंधन कर सकती है। इसमें बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। महाधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर बातचीत हुई, सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने ये तय किया कि कांग्रेस अध्यक्ष को CWC। तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं महाधिवेशन स्थल, जहां पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए, चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। 1962 की वो बात करते हैं, हम 15 साल हुए थे, कह सकते थे कि नहीं चीन से नहीं लड़ना। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग तो नहीं किया, लड़े। आज बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। चीन बराबर घुसता चला आ रहा है। नए नए बहाने रोज होते हैं, लेकिन कितने भी बहाने बना लीजिए, 19 जून 2020 का वो काला दिन हम नहीं भूल सकते, देश कभी नहीं भूल सकता, ये विश्व नहीं भूल सकता, जब भारत के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी कि ना कोई घुसा ना कोई आया। अब उस तो ये थे पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के महाधिवेशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के तुरंत बाद।
जो है सब्जेक्ट कमेटी की बैठक चल रही है इस समय, जिसमें जो सभी प्रस्ताव हैं कांग्रेस के उस पर चर्चा हो रही है। और पवन खेड़ा जी जो सरकार की विदेश नीति है खासतौर पे चीन के संदर्भ में उसकी आलोचना कर रहे थे। हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर, और मेरे साथ इस खास चर्चा में आज दो खास मेहमान भी जुड़े हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता मणि वैष्णव जी हैं और साथ ही बीजेपी से उमेश घोरमोड़े जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं मणि वैष्णव जी आपके पास ही आना चाहूँगा। आज स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें एक निर्णय लिया गया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा बल्कि अध्यक्ष मनोनीत करेगा। पिछले 25 वर्षों से सीडब्ल्यूसी का एक बार भी चुनाव नहीं हुआ है, और इस बार भी जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव करने के बजाय अध्यक्ष ही उसे मनोनीत करेंगे, और अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया। कोई खास वजह? कांग्रेस एक प्रगतिशील पार्टी है और कांग्रेस अपने अंदर लगातार बदलाव करती रहती है समय के अनुसार, और पार्टी ने अगर सोचा है तो सोच समझ कर ये निर्णय लिया गया है, और सारे सदस्यों और सारे पदाधिकारियों की सोच के अनुसार ये निर्णय लिया गया है, और पार्टी का इसमें जरूर भला है, इसीलिए पार्टी जो है ये निर्णय ली है। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमले हो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। चीन एक और हमला कर रहा है, पाकिस्तान से हम परेशान हैं, तो लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है देश में। तो इसको लेकर भी लगातार पार्टी के अंदर अधिवेशन के अंदर जो है चर्चाएं हो रही है। हम इस अधिवेशन के अंतर्गत कई एजेंडे हैं जिस पर चर्चाएं हो रही है, जैसे कि कृषि है, रोजगार है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, और बाकी अन्य भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मणि वैष्णव जी, ये तो निश्चित सी बात है कि जब राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है और 5 साल के बाद हो रहा है, तो पार्टी अपनी दशा और दिशा पर चिंता तो करेगी ही, मंथन भी करेगी। आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है कि ये जो मंथन चल रहा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी जो मंथन कर रही है नीतियों पर, आगे की दिशा पर, अपने भविष्य पर, गठबंधन पर, क्या उस मंथन से ये अमृत निकलेगा कि बाकी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एक बैनर के तले आ जाएं और 2024 में बीजेपी की जो चुनौती है उसका मुकाबला कर सकें? उमेश घोरमोड़े जी, पार्टी ने जो कांग्रेस ने आज दलील दी है कि सीडब्ल्यूसी का गठन चुनाव के जरिए नहीं किया जाएगा, जो पार्टी का संविधान कहता है कि 23 सदस्यों में से 12 को एआईसीसी चुनेगी और 11 को अध्यक्ष नॉमिनेट करेगा, लेकिन 1997 में सीताराम केसरी के बाद अगर मैं कहूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बार जो दलील दी गई है वो दी गई है कि दलित, युवा, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव नहीं कराया जा रहा है ताकि अध्यक्ष सभी को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। अब मैं इसको अगर चुनावी संदर्भ में व्याख्या करूं तो सीधे सीधे ये अर्थ निकलता है कि कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर एक ऐसा गठबंधन बनाने के लिए प्रयास करेगी जिससे कि 2024 में बीजेपी की चुनौती का मुकाबला किया जा सके। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, गठबंधन पे भी आएंगे, और पहले तो लगातार कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल गांधी जी से लेकर तमाम लोग अपने आप को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बताते हैं, और इस लोकतांत्रिक पार्टी में यदि बीते 25 वर्षों से सीडब्ल्यूसी के चुनाव ना हो, वर्तमान में भी जिस प्रकार से चुनाव नहीं हो रहे हैं, और उसका तर्क अपने आप में बहुत सारे विरोधाभास को यहां पर प्रकट करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्वार्ष से, अपने भूतकाल से बहुत कुछ सीखा है, और पूर्व में इतिहास रहा है कांग्रेस का कि जब जब कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है, चिंतन की बैठक हुई या बड़ी बैठकें हुई हैं, तब तब कांग्रेस के अंदर में बिखराव हुआ है, और शायद उसी बिखराव के भय को या उसी भूतकाल की काली यादों को याद करते हुए ये सीडब्ल्यूसी के चुनाव से भाग रहे हैं और उसका हवाला दे रहे हैं चुनाव को लेकर के। क्योंकि इतिहास की मैं बात कर रहा था, मैं 2-4 लाइन में कह दूं, क्योंकि इतिहास पे जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर हम देखें तो किन परिस्थितियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, किन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, किन परिस्थितियों के अंदर में शरद पवार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, या फिर बीजू जनता दल की बात करें, ऐसे तमाम जो समय आए हैं, किन परिस्थितियों में कांग्रेस ओ बना, किन परिस्थितियों में कांग्रेस आई बना, तो ये तमाम काले इतिहास कांग्रेस के रहे हैं, और उसी का भय है जो यहां पर निकल करके आ रहा है। सीडब्ल्यूसी के चुनाव यहां पर नहीं हो रहे हैं। रह गई बात गठबंधन को लेकर के, तो गठबंधन आज कांग्रेस से करना कौन चाहता है? कौन कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर में जाएगा? जबकि टीएमसी अलग राह पर चल पड़ी है। टीएमसी के समय समय पर नेताओं का तो बयान आता रहा है कि गैर कांग्रेसी गठबंधन की ओर वो अग्रसर होंगे।
तो देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस किस प्रकार से चलिए इस इसका गठबंधन की ओर जवाब आगे बढ़ी? मणि वैष्णव जी से लेते हैं। उमेश जी लेते हैं। मणि वैष्णव जी, पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो दो दल ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, विपक्ष की एकता के लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। एक और उद्धव ठाकरे ये बात कहते हैं और उसके कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार भी ये बात कहते हैं कि कांग्रेस की पहल के बिना विपक्ष की एकता संभव नहीं है। क्या इसे राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद एक बदलाव और कांग्रेस को लेकर विपक्ष की सोच में बदलाव के रूप में देखें, या इस रूप में देखूं कि दोनों ही पार्टियां जिन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है वो अपने अपने संगठन में चुनौतियों का सामना कर रही हैं? उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम छिन गया है, चुनाव चिन्ह भी छिन गया है, और नीतीश कुमार की बात करूं तो उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उन्हें छोड़कर नई पार्टी बना रहे हैं। किस रूप में देखूं? कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहल के बिना विपक्ष एक नहीं हो सकता, तो इसे दूसरे नजर से आपको देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस की पहल से ही विपक्ष एक हो सकता है। इस दृष्टि से इसे देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, आज से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद और भी ज्यादा मजबूत हुई है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी प्रगतिशील पार्टी है, लगातार देश के लिए काम करने के लिए अपने अंदर बदलाव ला रही है, अपनी राजनीति में बदलाव ला रही है, और बहुत सारी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी लगातार अग्रसर है। और जहां तक बात है, अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जी को किसने चुना? जेपी नड्डा जी दूसरे बार अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो जेपी नड्डा को किसने चुना? तो पीछे पार्टी के अंदर लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी के अध्यक्ष को चुनने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अध्यक्ष एक ऐसा संगठन चुनता है जिस संगठन को सरदार वल्लभ भाई पटेल। आरोप का जवाब लेते हैं। आप कह रहे हैं को बीजेपी कहती है आप लोकतंत्र से भाग रहे हैं। उमेश घोरमोड़े जी जो है सीधे सीधे इसका जवाब देंगे, क्योंकि आपका आरोप है कि बीजेपी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, उनके लोगों को खुद को पार्टी का अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं। उमेश जी, ने देखा है, पूरे देश की जनता इस बात को समय समय पर देखती रही है, महसूस करते रही कि किस प्रकार से एक परिवार विशेष के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी चलती रही है। अगर छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण अगर हम देख लें, यूं तो कहने के लिए खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन राजधानी के अंदर में जितने बैनर पोस्टर लगे हुए हैं वो इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या स्थितियां चल रही है और किसकी चल रही है, ये मुझको बहुत ज्यादा समझाने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। रह गई मेरे मित्र यहां पर गठबंधन, वैष्णव जी आपके पास आता हूं। गठबंधन जो आपका मूल विषय है, मेरे मित्र अभी गठबंधन को लेकर के बहुत सारी बयानबाजी यहां पर कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद मजबूत हुई है। अरे साहब, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद इतनी मजबूत हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं डेरेक ओ ब्रायन जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस के बिना गठबंधन की ओर वो आगे जाएंगे। 17 से 19 मार्च के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्य समिति की होनी है, उसमें भी कांग्रेस के बिना गठबंधन की ओर आगे जाने की संभावना दिख रही है। एक और नेता की मैं बात कर दूं, बीआरएस के नेता है चंद्रशेखर राव जी, अप्रैल के अंदर में जो बैठक होनी है गैर कांग्रेसी गठबंधन को लेकर के, वहां पर तृणमूल कांग्रेस अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए भी तैयार है। और यहां पर यह राष्ट्रीय अधिवेशन करके कांग्रेस के नेता किसके साथ गठबंधन करेंगे, इस बात को स्पष्ट कर दें। देश भर की तमाम राजनीतिक दल ये भारत जोड़ो यात्रा की विफलता के बाद कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं और ये खड़े नहीं होना चाहते। मणि वैष्णव जी, जो बीजेपी का कहना है उसका कहना है कि आपके साथ कोई भी पार्टी आना नहीं चाहती। जवाब, इस बात का आप जवाब दीजिए। जी बोलिए। जी, तो उमेश घोरमोड़े जी जो अभी कह रहे थे गठबंधन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। गठबंधन हो ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है। गठबंधन अगर कोई करता है तब भी और नहीं करता है तब भी कोई हमें उसकी, कांग्रेस पार्टी उभर कर आ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का भय दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने के लिए कभी कॉन्फ्रेंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी लगातार ईडी के रेड मारे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा भय में, बहुत ज्यादा भय में भारतीय जनता पार्टी। इसी कारण इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ईडी की छापे मरवा रही है, अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन के खिलाफ बात करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। लोग देखेंगे इसे
गठबंधन हो ना हो। मणि वैष्णव जी 2003 में भी जब महाधिवेशन हुआ था तब पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि हम किसी को चेहरा करके नहीं लड़ेंगे और गठबंधन करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 दिन का मंथन है इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा। हम आप दोनों से ये चर्चा जो है, आप दोनों के पास सवालों की बौछार तो मेरी रहती है, आपके पास जरूर आऊंगा जवाब के लिए। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा दास जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से पार्टी के पहले दिन स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं उनका चुनाव नहीं होगा, बल्कि अध्यक्ष को उनके मनोनयन का अधिकार दे दिया गया। 25 वर्षों से हम देख रहे हैं सीताराम केसरी को 1997 में जिस तरह से पार्टी कार्यालय से भागना पड़ा था, उसके बाद से लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे, लेकिन इस बार भी निर्णय उसके विपरीत ही गया। जो आधार दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि हम दलित, युवा, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, इसलिए चुनाव की जगह मनोनयन और उसका रास्ता ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी जो ये स्टैंड लेकर चल रही है, इससे कांग्रेस को आने वाले चुनावों में गठबंधन करने में मदद मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं अभय जी। देखिए, जो कांग्रेस का जो सम्मेलन है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है, उसमें 2 ही चीजों पे ज्यादा फोकस था। एक सीडब्ल्यूसी की जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, और दूसरा गठबंधन को लेके। तो ये स्पष्ट हो गया कि सीडब्ल्यूसी में अब इलेक्शन नहीं होगा, उसका मनोनयन करेंगे वो भी कांग्रेस अध्यक्ष को उनने एक प्रकार से पावर दिया है कि वही उनका मनोनयन करेंगे। और आप अगर जानते होंगे कि 2-3 दिन पहले ही शशि थरूर जी का भी ये स्टेटमेंट आया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, या तो ये एक प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक मनोस्थिति पहले से बनी हुई थी कि ये इलेक्शन होगा नहीं, और कहीं ना कहीं से मनोनयन की स्थिति। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो कैडर है उनमें ये एक प्रकार का एक उनकी स्थिति पहले से ही स्पष्ट थी कि ये अंतोगत्वा इसको मनोनयन करके ही किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं करेंगे। और मुझे लगता है अभय जी, अगर इस स्थिति में हम देखते हैं तो कांग्रेस को अभी अपना घर खुद बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का आपको गठबंधन दूसरे पार्टियों के साथ करना है, तो अगर आप इंटरनल विवाद में किसी भी तरीके से फंसते हैं या अगर आप अपनी गुटबाजी में खुद स्वयं फंस जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरी जो पार्टियां हैं जिनको आप अप्रोच करेंगे या जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो इसका लाभ उठाएंगी। तो मुझे अभी जो लग रहा है कि कांग्रेस का ये निर्णय सही हो सकता है कि वो अभी किसी प्रकार की किसी इंटरनल विवाद में ना फंसे, ताकि जो है वो आप सही कह रहे कृष्णदास जी, क्योंकि सीडब्ल्यूसी को इस बात का अधिकार है कि वो बहुमत से निर्वाचित अध्यक्ष को हटाकर अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, जैसा कि 1997 में हुआ भी था। तो निश्चित तौर पर इस सोच जो सीडब्ल्यूसी का चुनाव न कराने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं इस सोच के साथ ही लिया गया है कि अगर अभी अध्यक्ष को लेकर किसी तरह का कोई विवाद होता है या आपस में किसी किस्म का कोई मतभेद दिखाई देता है, तो जो पार्टियां एक एक करके कांग्रेस के पक्ष में आती दिखाई दे रही हैं वो भी कहीं दूर न चली जाएं। आप हमारे साथ बने रहिए इस चर्चा में, एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे। तब तक उमेश घोरमोड़े जी, आपसे एक बार और जरूर समझना चाहूंगा कि ये जिस तरह से नीतियां दिखाई दे रही हैं, एक न चाहते हुए भी पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच परस्पर आरोप प्रत्यारोप का माहौल बन रहा है, और जब आप एक दूसरे का जवाब देते हैं, आरोप का जवाब देते हैं, उसको काउंटर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अहमियत भी दे रहे हैं। एक और आप कहते हैं कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन उसके हर आरोप का जवाब देते हैं, उसकी हर चाल के बारे में आप कहते हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई नहीं आएगा। तो ऐसा कहकर आप उसको अहमियत नहीं दे रहे? देखिए, लगातार जैसे अभी ये महाधिवेशन चल रहा है जी, कांग्रेस अपने इस महाधिवेशन के 2 महत्वपूर्ण निर्णय, सीडब्ल्यूसी के मीटिंग की बात हो या फिर आने वाले 2024 के चुनाव की बात हो, ये दोनों में यहाँ पर विफल दिख रही है। और कांग्रेस सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर समय समय पर हमने देखा है, 3 राज्यों के अंदर में कांग्रेस की सरकार है, वो तीनों राज्यों से किस प्रकार से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। और चूंकि हम केंद्र के अंदर में सत्ता में है, केवल कांग्रेस नहीं अन्य राजनीतिक दल भी हम पर आरोप लगाते हैं, और उस पर प्रतिक्रिया करना, उसका जवाब देना, मैं समझता हूं कि यह काफी जरूरी है। और यदि हम जवाब नहीं देंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, जनता को बरगलाओ और भ्रम फैला करके एन केन प्रकारेन सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ो। और मुझको लगता है कि ये उसी के लिए ये जो इनका जो बैठक हो रहा है, महाधिवेशन हो रहा है, उसमें इन्हीं तमाम तरह की रणनीति, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, तमाम तरह की रणनीति, और उसमें भी ये
कि किस प्रकार से झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके बार बार झूठ बोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई, भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई, भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई, आओ गठबंधन करें, आओ गठबंधन करें, पर कोई आ नहीं रहा है। ये तब भी नहीं मान रहे हैं कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा विफल हो गई है। वैष्णव जी इसका जवाब देना चाहते हैं। मणि वैष्णव जी, इनके नेता राहुल गांधी जी विफल हो गए। मणि वैष्णव जी, आरोप है कि सीधे सीधे कि केवल झूठ का प्रचार किया जा रहा है। मणि वैष्णव जी जवाब लेते हैं। मणि वैष्णव जी, है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का, ये झूठ के आधार पर ही राजनीति करते हैं और उसी के आधार पर ये जमे। चलिए, ये परस्पर आरोप प्रत्यारोप ही है कि एक दूसरे को क्या मणि वैष्णव जी, जिस तरह से आपकी पार्टी का, अगर मैं 2018 में जो महाधिवेशन हुआ था, 84वां अधिवेशन, उस समय एक बात कही गई थी, मैं एक बार फिर उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उस समय पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, जो आय का समानुपातिक वितरण नहीं है, उसको ठीक करने के लिए अमीरों पर 5% सेस लगाएंगे और उसको वंचित लोगों के बीच में देंगे। क्योंकि जो देश के विकास की बात की जा रही है, आमदनी बढ़ने की बात की जा रही है, तो केवल 1% लोगों की आमदनी 73% बढ़ी है और आखिरी 1% की 1% ही बढ़ी है। क्या इस बार भी पार्टी ऐसा कोई संकल्प लेने जा रही है? देखिए, इस बार अधिवेशन में तमाम तरह के अलग अलग विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। कृषि के विषय पर चर्चा होना है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर चर्चा होनी है, बेरोजगारी के विषय पर चर्चा होनी है, महंगाई के विषय पर चर्चा होनी है और निश्चित ही जो पिछले अधिवेशन में जो चर्चा हुई थी उस पर भी चर्चा होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बारे में सोचती है, जो धन का विकेंद्रीकरण है उसके बारे में सोचती है। तो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जनता के लिए क्या अच्छे ऐसे फैसले हैं जो लिए जाने चाहिए उसके बारे में विचार करती है और उसके बारे में निर्णय लेती है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जवाब क्यों देती है कांग्रेस पार्टी का, मैं आपको बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए, भ्रम की राजनीति के लिए, द्वेष की राजनीति के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार में जितना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी लगाती है, उतना पैसा तो अपने प्रचार में भी नहीं लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस पार्टी की प्रेम की राजनीति, सद्भावना की राजनीति, विकास की राजनीति। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई है कांग्रेस पार्टी से। अभी जो अधिवेशन डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, इसका जवाब उमेश गोरमोड़े जी। उमेश गोरमोड़े जी, आप डरे हुए हैं? देखिए, डर कौन रहा है और किसको डर लग रहा है ये तो पूरे देश ने देखा है। और किस प्रकार से हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये 5% शेष वाली बात आपने बहुत अच्छी याद दिलाई आदरणीय अभय जी। ये तो नारा दिया करते थे, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर के, उससे पहले से लेकर के लगातार गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। कांग्रेस ने देश से गरीबों को हटाने का काम किया है साहब। और ये विकास की बात कर रहे थे, तमाम तरह की बात। अरे सुन लो मणि वैष्णव जी, छत्तीसगढ़ के गरीबों का आवाज, छत्तीसगढ़ के गरीबों का आवाज आप क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? आप बहुत बता रहे थे अभी गरीबों के हितैषी है, विकास की बात कर रहे थे। आप जरा जवाब दे दो कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के आवाज के सपने को चूर चूर करने का काम आपकी सरकार ने इस प्रदेश के अंदर में किया है कि नहीं किया है? इस प्रदेश के अंदर में तमाम वादा करके बेरोजगारी की बात कर रहे थे, इस प्रदेश के युवाओं को दर-दर भटकने पर मजबूर किया है कि नहीं किया आपकी सरकार ने? किसानों की आप बात कर रहे थे, रकबा काट करके किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है कि नहीं किया है आपने? इस प्रदेश के अंदर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इसका हिसाब कौन देगा? मणि जी, आपको देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी आए हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ पर घोषणा दावा करके जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर के झूठ बोलते हैं। अरे मैं तो पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि छत्तीसगढ़ में कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट भूपेश बघेल ने बनाया है? आकर के राहुल गांधी समेत जो 15,000 नेता कांग्रेस के आए हैं, आकर के जरा साहस दिखाएं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को जाकर के ढूंढे, कहाँ है भैया वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट? भूपेश बघेल जी बताएंगे। अरे मणि वैष्णव जी, कृष्णादास जी, एक सवाल कृष्णादास जी से भी। बिल्कुल उमेश जी, बिल्कुल मणि वैष्णव जी, एक सवाल कृष्णादास जी से, निष्पक्ष रूप से जो चीजों को देख रहे हैं एक पत्रकार, उससे भी पूछता हूं। कृष्णा जी, जो अभी उमेश गोरमोड़े जी ने एक शब्द की चर्चा की, गरीबी हटाओ, अगर आपको 2018 का जो कांग्रेस के संकल्प पत्र थे, वो उसका इकोनॉमिक जो संकल्प पत्र था, वो अगर याद हो तो हमने नोटिस किया था कि उसमें कुछ टर्म्स जिसको कांग्रेस बार बार जिक्र किया गया था, इरादतन छोड़ा गया था। गरीबी हटाओ का कोई जिक्र उसमें नहीं था उस चर्चा में। इसके अलावा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की चर्चा न करके कांग्रेस ने मिडिल क्लास की चर्चा की थी।
निजीकरण का पूर्ण विरोध न करके कांग्रेस ने उस समय ये बात कही थी कि जो कोर सेक्टर है, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर है या ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ना बैंकिंग सेक्टर है, ऐसे तमाम सेक्टर 4-5 सेक्टर गिनाए गए थे कि इनमें सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए, सरकार की अगुवाई में होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लेकर पॉजिटिव रुख दिखाई दिया था। तो वो जो पूरा डॉक्यूमेंट था, जब उसकी उस समय समीक्षा की गई थी तो कांग्रेस की दिशा और सोच में एक नएपन, एक बदलाव की झलक मिली थी। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस उस पर चली है? नहीं अभय जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, क्योंकि उसमें 2-3 फैक्टर ऐसे हैं, जैसे आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का जिक्र किया, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण था कि जमीन वापस करना किसानों को, और हमने उस चीज को आपने किया भी बस्तर में। कृष्णा जी, बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूं। मैं घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहा, मैं 2018 का जो महाधिवेशन था उसमें जो इकोनॉमिक पेपर प्रोड्यूस किया गया था उसमें जो बिंदु थे उसकी बात कर रहा हूं। अभय जी, मेरे ध्यान में वो है नहीं विषय वो जी, बेसिकली उसमें यही कहा गया था कि हम जो मूलतः कांग्रेस हर बार गरीबी हटाओ का नारा देती थी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान की बात करती थी, लेकिन उस बार जब वो आर्थिक संकल्प पत्र पेश किया गया, रिजोल्यूशन पेश किया गया था, तो उस डॉक्यूमेंट में मिडिल क्लास पर फोकस था, प्राइवेट सेक्टर की अनदेखी नहीं की गई थी, लेकिन कोर सेक्टर पर पब्लिक सेक्टर या सरकारी नियंत्रण की बात तब भी की गई थी। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि पिछले 5 साल में क्या कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस की सोच में, उसके प्रचार में आपको इसकी झलक दिखाई देती है? नहीं, मैं वही समझा रहा था अभय जी कि क्या है, मुझे ये 5 सालों में तो ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखा। क्योंकि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि कोर सेक्टर का आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के फैक्टर में देख लीजिए, तो जो आपका जो जॉब ओरिएंटेशन के जो सेक्टर्स हैं, जैसे हम जो घोषणा पत्र में आपने जो 2-3 बिंदुओं जो आपने जिक्र किया है, तो उसमें देखिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप कितने जॉब जनरेट करते हैं। तो जॉब देखिए कि जो आपके एमएसएमई है वो सबसे कोर सेक्टर है, जिससे आपको नौकरी मिलेगी, गरीबी हटेगी, जो भी आप जिससे को रिलेट करते हैं चीजें। तो मुझे नहीं लगता है कि उस मामले में किसी बहुत बड़ा काम इस 5 सालों में हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत जो है महत्वपूर्ण बात कही है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि अब इस बार का जो महामंथन हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा। मणि वैष्णव जी, अगर हम सीधे सीधे कहें तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब 2003 में महाधिवेशन हुआ था, जब गठबंधन की बात की गई थी और ये कहा गया था कि चेहरा नहीं रखेंगे हम किसी प्रधानमंत्री का, उसी तरह से इस बार फिर एक चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। और इस बार के चुनाव की भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल तक बीजेपी के शासन के बाद एक चुनाव का सामना आप करेंगे। क्या सोच लेकर जाएंगे आप? किस तरह से आप बाकी दलों को साथ लाना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस एक प्रगतिशील पार्टी है और उसके साथ लगातार सुधार हो रहा है और लगातार ये मजबूत हुई हो रही। तो कोई भी पार्टी कांग्रेस पार्टी से जोड़ना चाहेगी, जाहिर सी बात है। और कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे प्रस्ताव भी है और कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। और गठबंधन में भी जो पार्टियां हमारे साथ आएंगी उनको लेकर चला जाएगा और देश के लिए काम किया जाएगा, ना कि चंद उद्योगपतियों के लिए काम किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपकी सोच लोगों ने सुनी। तो आज आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंथन 2 दिन और चलना है, देखते हैं इस मंथन में से क्या क्या निकलता है और उससे क्या नई दिशा दिखाई देती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।